डाउनटाउन शिकागो के माध्यम से ड्राइविंग। वीडियो नंबर 20। 9 का भाग 4। मेरे सभी वीडियो का अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। दुर्भाग्य से सभी अनुवाद सॉफ्टवेयर केवल 80% सटीक हैं, इसलिए किसी भी गलती के लिए खेद है। एक बार जब मैं इस पुल को पार कर लूंगा तो मैं डाउनटाउन शिकागो में रहूंगा। डाउनटाउन शिकागो एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए मैं आपको केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखा सकता हूँ। डाउनटाउन शिकागो को लूप भी कहा जाता है। इसमें साउथ लूप, वेस्ट लूप ही, मिलेनियम पार्क और लेकफ्रंट शामिल हैं। इसके अलावा संग्रहालय पार्क है, जिसमें शेड एक्वेरियम, फील्ड संग्रहालय, एडलर तारामंडल और फुटबॉल स्टेडियम है। इसके अलावा डाउनटाउन शिकागो में रिवरफ्रंट है, जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जाता है। जब मैं डाउनटाउन शिकागो में काम करता था, तो मैं रिवरफ्रंट पर दोपहर का भोजन करता था। डाउनटाउन शिकागो इतना बड़ा है कि आपको अपना दोपहर का भोजन खाने में सक्षम होने के लिए रिवरफ्रंट के बगल में काम करना पड़ता है, या आप इसे समय पर काम पर वापस नहीं ला पाएंगे। पश्चिम रिवरफ्रंट से नॉर्थ रिवरफ्रंट तक चलने में 30 मिनट से अधिक समय लग सकता है। मुझे ट्रेन से ऑफिस तक चलने में 30 मिनट लगे। मिलेनियम पार्क में शिकागो बीन और शिकागो का कला संस्थान है। शिकागो का कला संस्थान शिकागो में सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय है, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि यह इतना करीब है और आसानी से मिल भी जाता है। सबसे लोकप्रिय संग्रहालय विज्ञान और उद्योग का संग्रहालय है, जो शहर से लगभग 10 मील या 16 किलोमीटर दक्षिण में है। यह संग्रहालय इतना लोकप्रिय है कि अब आपको आरक्षण करना होगा। लूप ही ज्यादातर कार्यालय की इमारतें हैं, और चूंकि मैं शनिवार की दोपहर को गाड़ी चला रहा हूं, इसलिए आपको बहुत सारे लोग नहीं दिखते हैं। लूप में कई सड़कों पर एक बड़ा विशाल पुल है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या मतलब है। चूंकि मैं लूप में हूँ, इसलिए मैं आपको अमेरिका की कार्य संस्कृति के बारे में बताता हूँ। कई एशियाई देशों में वे सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में हम सप्ताह में केवल 5 दिन काम करते हैं, और केवल 8 घंटे एक दिन के लिए। फिलीपींस में कुछ कंपनियां आपको 1 महीने के लिए भुगतान नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि वे आपकी पहली तनख्वाह में 1 महीने की देरी करते हैं। इसका मतलब है कि आप पैसा कमाना शुरू करने से पहले 1 महीने तक मुफ्त में काम करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि आप काम करते हैं, तो उन्हें आपको भुगतान करना होगा। बिना वेतन के 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीने के लिए कोई काम नहीं है। साथ ही जापान और कोरिया जैसे देशों में कई कर्मचारी तब तक काम नहीं छोड़ सकते और घर नहीं जा सकते जब तक कि बॉस या उनका प्रबंधक घर नहीं जाता। एक कोरियाई यूट्यूब निर्माता ने कहा कि उसे एक वास्तविक नौकरी मिलनी थी क्योंकि यूट्यूब पर्याप्त भुगतान नहीं कर रहा था। उसने कहा कि कोरिया में कुछ नई कंपनियां प्रगतिशील हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को अपना काम पूरा होने पर काम छोड़ने की अनुमति देती हैं। कोरिया और जापान में काम करना इतना क्रूर है कि दोनों देशों में काम पर मरने के बारे में कहावत है, और कोरिया और जापान में कुछ लोग काम पर मर जाते हैं। कोरिया और जापान में अधिकांश कर्मचारी सप्ताह में 6 दिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं। कोरिया और जापान में अधिकांश पुरुष अपने बच्चों के स्कूल जाने से पहले काम पर निकल जाते हैं, और अपने बच्चों के सो जाने के बाद काम से घर लौट जाते हैं। एक यूट्यूब निर्माता ने कहा कि जापान में पुरुषों को काम से घर के रास्ते में ट्रेन में सोते हुए देखना आम बात है। वियतनाम में अधिकांश देश दोपहर के भोजन के दौरान बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के लिए दोपहर के भोजन के दौरान झपकी लेना आम बात है। कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में किसी कंपनी के लिए आपको घर पर कॉल करना अवैध है। फ्रांस में एक व्यक्ति ने कहा कि जब वह घायल हो गया, तो कानून कहता है
कि जब तक वह पूरी तरह से शारीरिक और भावनात्मक रूप से ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसे काम पर वापस नहीं आना पड़ेगा। 6 सप्ताह के भीतर वह पूरी तरह से शारीरिक रूप से ठीक हो गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से भावनात्मक रूप से ठीक होने में 4 महीने का अतिरिक्त समय लगा। इन 5 महीनों के दौरान उन्हें भुगतान किया जा रहा था। सभी पश्चिमी यूरोपीय देशों में उनकी सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल का भुगतान किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप एक छोटे बच्चे के माता-पिता हैं और आपको काम करना है, तो सरकार आपके काम के दौरान आपके बच्चे की देखभाल करने के लिए भुगतान करेगी। यह मुझे मेरे देश, संयुक्त राज्य अमेरिका में लाता है। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में एक संघीय कानून था जिसमें कहा गया था कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपने बच्चे के जन्म पर काम से 4 सप्ताह की छुट्टी लेने का अधिकार था। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रे है। रे ने अपने बच्चों के होने पर काम से 4 सप्ताह की छुट्टी ली और फिर रे की पत्नी ने 4 सप्ताह का समय लिया। हालांकि जब तक आप वेतन पर नहीं थे, ये 4 सप्ताह अवैतनिक हैं। उदारवादी इस कानून को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं और कानून में जोड़ सकते हैं कि सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल का भुगतान किया जाएगा। रूढ़िवादी इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। रूढ़िवादी इस प्रकार के कानूनों को रोकने के लिए जिन कारणों का उपयोग करते हैं, उनमें से एक यह कहना है कि इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और ऐसा इसलिए है क्योंकि शीर्ष 1000 कंपनियों के मुख्यालयों में से अधिकांश संयुक्त राज्य में स्थित हैं। यदि सभी पश्चिमी यूरोपीय देश इसे वहन कर सकते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई समस्या नहीं उठानी चाहिए पश्चिमी यूरोपीय देशों के समान सामाजिक कार्यक्रमों में। आइसलैंड देश में कोई बड़ा निगम नहीं है और उनके पास सबसे अच्छे सामाजिक कार्यक्रम हैं। साथ ही आइसलैंड दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दरअसल आइसलैंड के सामाजिक कार्यक्रम इतने अच्छे हैं कि महिलाओं को किसी भी चीज के लिए पुरुष की जरूरत नहीं होती है। आइसलैंड के सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से पुरुष शादी करना चाहते हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। तो कई महिलाएं क्या करती हैं कि हर 5 से 7 साल में एक नया प्रेमी मिलता रहता है। इसके परिणामस्वरूप आइसलैंड को आपको यह बताने के लिए एक ऐप बनाना पड़ा है कि क्या आप उनके साथ सोने से पहले उस व्यक्ति से संबंधित हैं। आइसलैंड की सरकार मुख्य रूप से उदार महिलाओं द्वारा चलाई जाती है। एक अन्य कारण जो रूढ़िवादी सामाजिक कार्यक्रमों की वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग करते हैं, यह कहना है कि आपके करों में वृद्धि होगी। हाँ, इनमें से कुछ देश संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में व्यक्तिगत करों में अधिक भुगतान करते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश देश संयुक्त राज्य अमेरिका के समान ही व्यक्तिगत करों का भुगतान करते हैं। अन्य देशों में अधिकांश सामाजिक कार्यक्रमों का भुगतान व्यावसायिक करों के माध्यम से किया जाता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा है या नौकरी की वृद्धि कम नहीं हुई है। साथ ही देखें कि उन्हें पैसे के लिए क्या मिलता है। इन देशों के लोगों को मुफ्त बाल देखभाल, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, मुफ्त शिक्षा जिसमें कॉलेज, अधिक बीमार समय, अधिक छुट्टी का समय, परिवार की छुट्टी का समय और दादा दादी के लिए मुफ्त बुजुर्ग देखभाल शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास काम करने का अधिकार वाले राज्य हैं, जैसे कि एरिज़ोना, टेक्सास और दक्षिण में कई राज्य। मैं लोगों से कहता हूं कि इन राज्यों में काम करने से बचें क्योंकि कर्मचारियों का कोई अधिकार नहीं है। काम करने के अधिकार वाले राज्य में एक नियोक्ता या कंपनी किसी भी समय और किसी भी कारण से आपको निकाल सकती है या आपको जाने दे सकती है। वास्तव में कंपनियों को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि यदि यह एक शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें वीडियो पर एन वर्ड बुला सकते हैं,
और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कि इन कार्य से कार्य कानूनों का वास्तव में क्या अर्थ है। मेरा दोस्त माइक एरिजोना में वॉलमार्ट में रात में काम करता है। अगर माइक छुट्टी के दिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है, तो माइक को ओवरटाइम वेतन मिलना चाहिए। अगर माइक सुबह 1 बजे काम करना शुरू कर देता है, तो वॉलमार्ट उससे एक रात पहले 11 बजे काम शुरू करने के लिए कहेगा। चूंकि माइक एक दिन पहले घड़ी देखता था, भले ही वह ज्यादातर समय छुट्टी के दौरान काम करता था, माइक को कोई ओवरटाइम वेतन नहीं मिलता है। इलिनॉय राज्य काम करने का अधिकार वाला राज्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रात को 11:00 बजे काम पर जाते हैं, तो आपको ओवरटाइम वेतन मिलेगा। एरिजोना में वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को आपको ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता हो सकती है, और फिर आपको अगले दिन ओवरटाइम को मारने की आवश्यकता हो सकती है। ओवरटाइम को खत्म करने के लिए आपको अगले दिन अधिक लंच लेना होगा, जिसका अर्थ है कि आपका कार्य दिवस 8 घंटे के दिन से 10 घंटे के दिन में चला गया। इसका मतलब यह है कि अगर अगले दिन आपका अपॉइंटमेंट है, जैसे डॉक्टर को देखना या स्कूल जाना, तो हो सकता है कि आप इसे करने में सक्षम न हों। इलिनॉइस में एक कंपनी को आपको ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। 8 घंटे बाद जब घर जाने का समय होता है, तो आप घर चले जाते हैं। 1980 के दशक की 9 से 5 नाम की फिल्म याद रखें। 70 और 80 के दशक में लोगों ने 9 से 5 तक काम किया। लोगों ने 8 घंटे काम किया और दोपहर के भोजन के लिए भुगतान किया। अब लोग 9 से 6 तक काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। 70 और 80 के दशक में यदि आप एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम करते थे, तो आपको समय और आधा मिल जाता था। इसका मतलब है कि अगर आपको $4 प्रति घंटे का भुगतान मिलता है, तो ओवरटाइम वेतन $6 प्रति घंटा होगा। साथ ही, अगर आपने एक हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा काम किया या छुट्टी पर काम किया, तो आपको दोगुना समय मिलेगा। इसका मतलब है कि $4 प्रति घंटा बढ़कर $8 प्रति घंटा हो जाएगा। दशकों से, क्योंकि उदारवादी वोट देने के लिए बाहर नहीं आते हैं, रूढ़िवादी हमारी सुरक्षा और लाभ छीन रहे हैं। एक अन्य उदाहरण बंदूक कानून है। 70 और 80 के दशक में हमारे स्कूलों में सामूहिक गोलीबारी नहीं होती थी। उस समय संघीय बंदूक कानून सख्त थे। हाँ, टेक्सास जैसे राज्यों में जहां बंदूक कानून सख्त नहीं थे, वहां बड़े पैमाने पर गोलीबारी हुई थी। उन राज्यों में जहां कानून सख्त नहीं थे, पागल डाकघर के कर्मचारियों के कारण, जहां से पोस्टल जाने की कहावत आई थी, आपके पास बड़े पैमाने पर गोलीबारी करने वाले फास्ट फूड रेस्तरां में जाने वाले पुरुष थे। हालांकि, जहां बंदूक कानून सख्त थे, वहां सामूहिक गोलीबारी नहीं हुई थी। साथ ही, 70 और 80 के दशक में, संघीय कानूनों ने एक राज्य में बंदूक खरीदना और दूसरे राज्य में लाना मुश्किल बना दिया। अब आप इंटरनेट पर बंदूक खरीद सकते हैं। साथ ही, आप गन शो में बंदूक खरीद सकते हैं और कानूनी तौर पर दूसरे राज्य में बंदूक ला सकते हैं। गन शो और इंटरनेट के लिए किसी पृष्ठभूमि की जांच की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपराधी और मानसिक रोग से ग्रसित लोग गन शो में जितनी चाहे उतनी बंदूकें खरीद सकते हैं और उन्हें दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। इसके अलावा, 70 के दशक में, चूंकि एक व्यक्ति के लिए एक राज्य में बंदूक खरीदना और दूसरे राज्य में बंदूक लाना मुश्किल था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों ने हस्तनिर्मित बंदूकें बनाई। इस प्रकार, एक हस्तनिर्मित था शिकागो में बंदूक शनिवार की रात को विशेष कहा जाता है। यह बंदूक इतनी खराब थी कि सरकार ने लोगों से कहा कि अगर बंदूक रखने वाला आपसे 5 फीट या 1.5 मीटर की दूरी पर है, तो अभी भी खड़े रहना, क्योंकि तब आपके पास 90% संभावना थी कि आपको गोली नहीं लगेगी। हालांकि, यदि आप चले गए,
तो आपके पास 50% संभावना थी कि आप गोली की चपेट में आ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि उदारवादी अधिक सुरक्षा प्रदान करने और हमारे लाभों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और रूढ़िवादी इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रूढ़िवादियों ने हमेशा इस तर्क को स्वतंत्रता और अधिकारों के रूप में तैयार किया है। असली तर्क बंदूकें, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं, नस्ल और एलजीबीटीक्यू के संबंध में सुरक्षा के बारे में है। इस प्रकार, वास्तविक तर्क स्वतंत्रता या अधिकारों के बारे में नहीं है। रूढ़िवादियों को आप्रवासन पसंद नहीं है। चूंकि अधिकांश अप्रवासी हिंसा से भाग रहे हैं, अधिकांश अप्रवासी सुरक्षा पसंद करते हैं, और इस प्रकार ज्यादातर उदारवादी हैं। कृपया सदस्यता लें, क्लिक करें। धन्यवाद।